हेलो एवरीवन, आज हम शुरुआत करते हैं क्लास 11 का चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले हम जानते हैं कि सेल किसे कहते हैं। सेल क्या है? सेल को हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं लिविंग ऑर्गन, सबकी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है। सबकी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है। जैसे हमारे घर बहुत सारे ईंट से मिलकर बने हुए हैं, जैसे एक ईंट दो ईंट, बहुत सारी ईंट से मिलकर दीवार बनी होती है हमारे घर की, और उसी दीवार से मिलकर हमारा घर बनता है। तो हमारे अगर हम अपने घर की यूनिट की बात करें तो हमारे घर की यूनिट क्या है? ईंट, एक ईंट है। इसलिए हमारी बॉडी की यूनिट होती है सेल। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सब सेल से मिलकर बने होते हैं। अब नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर लिविंग ऑर्गेनिज्म कई टाइप के होते हैं। जैसे अगर एक सेल है, पूरी बॉडी में एक सेल है तो कहते हैं उसे यूनिसेलुलर, उसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं। यूनिसेलुलर, अगर बॉडी में एक सेल है तो वो यूनिसेलुलर होगा, और बहुत सारे सेल हैं तो मल्टीसेलुलर होंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब वो अकेले रह सकते हैं, अपना काम खुद अकेले कर सकते हैं। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना काम खुद कर सकते हैं। जैसे हम बात करें अमीबा की, अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ये अपना काम खुद कर सकता है। इसलिए कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकते हैं और परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। अपने जो लाइफ का जितने भी काम है वो खुद कर सकते हैं और इंडिपेंडेंटली अलग रह सकते हैं। अगर कोई चीज़ सेल से छोटी है, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकती और वो लिविंग नहीं है। अगर वो सेल से छोटी है तो वो इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं है। ठीक है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। मतलब अगर सेल से कोई भी छोटी है तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है। इसीलिए सेल को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी बॉडी में जितने भी काम होते हैं वो सेल के अंदर ही होते हैं, सेल के अंदर भी होते हैं। ठीक है, इसलिए सेम फंडामेंटल, स्ट्रक्चर मतलब सेल से हमारी बॉडी मिलकर बनी हुई है, और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। सेल की डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी इन 1665। रॉबर्ट हुक ने नॉन लिविंग सेल देखी थी, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने नॉन लिविंग सेल देखी थी। रॉबर्ट हुक को हम फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ सेल को हम साइटोलॉजी कहते हैं, इसलिए रॉबर्ट हुक को कहेंगे फादर ऑफ साइटोलॉजी। और अगर लिविंग सेल की बात करें, लिविंग सेल को सबसे पहले एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने डिस्कवर किया था, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने देखा था। अब सेल के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, इसे कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को डिस्कवरी सबसे पहले किसने की? न्यूक्लियस को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने देखा। अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी को 1838 में स्लाइडन एंड स्वान नाम के साइंटिस्ट ने दिया। एक साइंटिस्ट थे स्लाइडन, जिन्होंने बहुत सारे प्लांट सेल के ऊपर स्टडी की, और ये बताया कि स्लाइडन ने बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं वो डिफरेंट टाइप के सेल्स के बने हैं, और वो सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती हैं, और टिश्यू मिलकर एक प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जैसे हम अपनी बॉडी की बात करें, जैसे हम अपने घर की बात करें, घर में बहुत सारी ईंटें मिलकर क्या बनाएंगी? वॉल का फॉर्मेशन करेंगी। अब इन वॉल से मिलकर क्या बनेगा? घर। ठीक है, हमारा हाउस बनेगा, हाउस का फॉर्मेशन होगा, हमारे हाउस का फॉर्मेशन होगा इन वॉल से मिलकर। तो हम क्या कहेंगे? इसी तरह जब प्लांट की बात करें तो प्लांट क्या होता है? प्लांट ये सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, सेल बहुत सारे सेल मिलकर बनाएंगी टिश्यू। ये टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे? प्लांट। ठीक है, टिश्यू मिलकर प्लांट बनाएंगे। इसने क्या कहा? बहुत सारे
सेल्स मिलकर टिश्यू बनाएंगे और ये टिश्यू मिलकर क्या प्लांट बनाएंगे, ठीक है। इसी टाइम एक साइंटिस्ट थे स्वान ने क्या कहा, एनिमल सेल की स्टडी की। स्लाइडर ने प्लांट सेल की स्टडी की और स्वान ने एनिमल सेल की स्टडी की। उन्होंने कहा जितने भी एनिमल सेल हैं उनके ऊपर एक कवरिंग होती है, सेल्स के ऊपर एक कवरिंग होती है, जिसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जितने भी एनिमल सेल हैं उनके ऊपर एक कवरिंग होती है, जिसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और उन्होंने प्लांट सेल को भी देखा और ये बताया जो प्लांट सेल हैं उनके ऊपर एक और अदर्स कवरिंग होती है जो एनिमल सेल में नहीं होती, इसे कहते हैं सेल वॉल। ये प्लांट सेल का एक यूनिक कैरेक्टर है, ठीक है। अब स्वान ने ये बताया, स्वान ने एक हाइपोथेसिस मतलब अपनी बात बताना, हाइपोथेसिस। स्वान ने एक हाइपोथेसिस दी कि द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट और एनिमल की बॉडी सेल से बनी होती है और प्रोडक्ट ऑफ सेल और कंपोजिट ऑफ सेल से बनी होती है और ही सेल का ही प्रोडक्ट है, ये सेल का ही प्रोडक्ट है, ठीक है। बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर कंपोजिट ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ये सेल हाइपोथेसिस है। सेल हाइपोथेसिस किसने दिया, स्वान ने। सेल हाइपोथेसिस ये इंपॉर्टेंट है। सेल हाइपोथेसिस बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर कंपोजिट ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। और इसके बाद स्लाइडर ने स्वान ने दोनों मिलाकर एक सेल थ्योरी दी। जो सेल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि कैसे नए सेल का फॉर्मेशन होगा, सेल थ्योरी ने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, स्लाइडर ने स्वान ने ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि कैसे नए सेल का फॉर्मेशन होगा। इसलिए अब एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्चो नाम के। रुडोल्फ विर्चो 1885 में उन्होंने ये बताया कि सेल कैसे डिवाइड होता है। उन्होंने बताया सेल डिवाइड होती है और नए सेल का फॉर्मेशन दो सेल्स, एक सेल के डिवाइड होने से, जैसे ये सेल है ये डिवाइड होकर दो सेल बनाएंगे, एक डिवाइड होकर दो सेल बनाएंगे तो नए सेल का फॉर्मेशन होगा। उन्होंने कहा सेल डिवाइड एंड न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये एक सेल है, ये डिवाइड होकर दो सेल का फॉर्मेशन करेंगे। उन्होंने ये बताया कि डिवाइड होकर दो सेल का फॉर्मेशन करेंगे। यही बात स्लाइडर और स्वान नहीं बता पाए थे, ठीक है। उन्होंने ये कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये लाइन किसने दी, रुडोल्फ विर्चो ने, ये याद कर लीजिएगा, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। और इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। सेल थ्योरी को मॉडिफाई किसने किया, रुडोल्फ विर्चो ने, और गिव फाइनल शेप, और फाइनल शेप सेल थ्योरी को दिया। आज जो सेल थ्योरी कहलाती है वो सेल थ्योरी ऐसे है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ठीक है। ये बात किन्होंने बताई थी, स्लाइडर और स्वान ने पहले ही बताई दी थी, ठीक है। पर ये नहीं बता पाई थी कि जितने भी सेल होते हैं ये जो पहले एग्जिस्ट कर रही सेल होती है उसको डिवाइड होके बनती है, ठीक है। तो ये दूसरी लाइन किसने दी है, रुडोल्फ विर्चो ने दी। ये स्लाइडर और स्वान ने बताई थी और ये रुडोल्फ विर्चो ने दी। तो नई जो सेल थ्योरी है वो ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, और ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये है सेल थ्योरी। अब हम प्लांट्स, अगर हम सेल की बात करें, सेल दो टाइप के होते हैं, एक प्लांट सेल एक एनिमल सेल। अगर हम प्लांट के सेल की स्टडी करेंगे, प्लांट सेल में हम ले लेते हैं ऑनियन पील को लेते हैं, ऑनियन की पील को लेते हैं। तो अगर हम प्लांट सेल की स्टडी करते हैं, प्लांट सेल में एक बाहर की तरफ एक कवरिंग पाई जाती है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। यही अगर हम एनिमल सेल की स्टडी करेंगे तो एनिमल सेल की स्टडी पर आ गया कि यहाँ पर सेल वॉल नहीं पाई जाती है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है। और सेल के अंदर इनसाइड ईच सेल, हर सेल के अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाया जाता है। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब मेम्ब्रेन से ढका हुआ, जैसे ये स्ट्रक्चर है इसके ऊपर ये मेम्ब्रेन बनी हुई है, तो मेम्ब्रेन से ढका हुआ स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसे कहते हैं न्यूक्लियस, दोनों सेल में, ठीक है। जैसे ये हो गया प्लांट सेल, ये प्लांट सेल का ये सेल वॉल हो गया, ठीक है, ये सेल वॉल हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया सेल वॉल, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियस है, ये अंदर न्यूक्लियस है, ये, ठीक है, और ये मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हो जाए न्यूक्लियस।
ये एनिमल सेल हो गया, ये प्लांट सेल, ये हो गया प्लांट सेल। अगर हम एनिमल सेल की बात करें, एनिमल सेल में सिर्फ ये सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है और बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लियस है, ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, ये होता है न्यूक्लियस इसके अंदर। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं और इन क्रोमोसोम के ऊपर जेनेटिक मटेरियल होते हैं। जैसे हम न्यूक्लियस की बात करें, जैसे ये हो गया, हम न्यूक्लियस बड़ा करके दिखा रहे हैं, ये न्यूक्लियस हो गया, इसमें ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। इसके अंदर होते हैं इस तरह से क्रोमोसोम, इस तरह से क्रोमोसोम होते हैं। इसके अंदर होते हैं ये इस तरह से क्रोमोसोम, ठीक है, ये क्रोमोसोम हो गया। अब इन क्रोमोसोम के ऊपर एक जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। जैसे जेनेटिक मटेरियल से हम लोगों में डीएनए होती है, ये क्रोमोसोम के ऊपर ये जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, ये हो गया जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल, ये हो गया जेनेटिक मटेरियल। और ये क्या कहलाते हैं, ये हो गया क्रोमोसोम। यह हो गया क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल, यह हो गया न्यूक्लियस, यह न्यूक्लियस हो गया। इन ऑल सेल सेमी फ्लूइड कार्ड साइटोप्लाज्म ऑक्युपाइड द वॉल्यूम ऑफ सेल। बाकी जो पार्ट होता है उनमें साइटोप्लाज्म भरा होता है। ये एक सेमी फ्लूइड होता है। सेमी फ्लूइड मतलब ना ही वो सॉलिड है ना ही लिक्विड है, ये दोनों का मिक्सचर है, सेमी फ्लूइड कहलाता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो क्या कहलाता है, मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, सेलुलर की जितनी सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, इसलिए कहते हैं मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या कहते हैं, मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। अगर हम साइज ऑफ सेल की बात करें, बहुत सारे हर एनिमल्स में अलग अलग तरह के अलग अलग साइज के और शेप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम माइकोप्लाज्मा की बात करें, एक माइकोप्लाज्मा के साइज का सेल का साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर इन लेंथ, ठीक है। माइकोप्लाज्मा के साइज है 0.1 माइक्रोमीटर इन लेंथ, ठीक है। अगर हम आरबीसी की बात करें, हमारी बॉडी में जो आरबीसी प्रेजेंट होती हैं उनका साइज होता है 7 माइक्रोमीटर। और बैक्टीरिया, टिपिकल बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया का साइज होता है 3 to 5 माइक्रोमीटर। और लार्जेस्ट एनिमल सेल क्या कहलाती है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का अंडा है लार्जेस्ट एनिमल सेल। और लॉन्गेस्ट एनिमल सेल होता है हमारी नर्व सेल्स, हमारी नर्व फाइबर्स जो होती हैं वो लॉन्गेस्ट एनिमल सेल होती है। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में ध्यान रखना है। अगर हम शेप की बात करें तो आरबीसी का शेप क्या होता है, राउंड एंड बाइकॉन्केव, राउंड एंड बाइकॉन्केव। डब्ल्यूबीसी का अमीबाइड शेप होता है, इसका कोई शेप नहीं होता इसलिए इसे अमीबाइड कहते हैं। कॉलमनर एपिथेलियल सेल होती है लॉन्ग एंड नैरो सेल, नैरो नर्व सेल होती है लॉन्ग एंड ब्रांच होती हैं। ट्रैकिड से प्लांट में प्रेजेंट होती है, ये इलांगेटेड एंड टैपरिंग मतलब किनारे की तरफ पतली होती है, किनारे की तरफ इस तरह से पतली होती है और बीच में ऐसे लंबी होती है, ऐसे लंबी होंगी किनारे की तरफ पतली होंगी, तो इसे टैपरिंग एंड कहते हैं। म्यूजोफिल सेल्स राउंड एंड ओवल होती हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है शेप ऑफ सेल। अगर हम शेप की बात करें तो अगर हम शेप की बात करें, आरबीसी की बात करें, राउंड एंड बाइकॉन्केव। डब्ल्यूबीसी से कोई शेप नहीं, जैसे हर तरह का शेप है तो इसे कहते हैं अमीबाइड शेप। और ये होती है कॉलमनर एपिथेलियल, जो लंबी होती है, कॉलमनर मतलब लॉन्ग होती है, लॉन्ग एंड नैरो पतली होंगी, ठीक है। नर्व सेल में ब्रांच एंड लॉन्ग होंगी। ट्रैकिड्स इलांगेटेड होंगी, लंबी इलांगेटेड, और टैपरिंग एंड मतलब किनारे की तरफ पतली होंगी, इससे टैपरिंग है। ये म्यूजोफिल्स है, म्यूजोफिल्स होती हैं, ठीक है, ये राउंड एंड ओवल कहलाती हैं। और अगर हम साइज की बात करें
ये साइज टिपिकल यूकैरियोटिक सेल होती है 10 से 20 माइक्रोमीटर, टिपिकल बैक्टीरिया सेल 1 से 2 माइक्रोमीटर, पीपीएलओ 0.1 माइक्रोमीटर, वायरस होते हैं 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। ये हो गया शेप की बात। अब सेल्स दो टाइप की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होती है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल किस में प्रेजेंट होती हैं? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे कहते हैं बीजीए, एंड माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, ये चार चीज़ों में कहाँ क्या प्रेजेंट होंगी? प्रोकैरियोटिक सेल। पीपीएलओ को हम प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में जनरली छोटी होती है, प्रोकैरियोटिक सेल जनरली स्मॉलर होती है, और यूकैरियोटिक सेल से ज़्यादा तेज डिवाइड करती है, यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होंगे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में और फंजाई में, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल का शेप बहुत ही वेरी करता है, एनिमल टू एनिमल, या वेरी करता है, शेप और साइज वेरी करता है प्रोकैरियोटिक सेल का। अगर हम शेप की बात करें, चार शेप होते हैं। अगर बैक्टीरिया में अगर शेप की बात करें सेल के शेप की, तो चार तरह के शेप होते हैं। एक होता है रॉड शेप, दूसरा स्फेरिकल शेप, और कॉमा शेप एंड स्पाइरल शेप। इस तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में। तो रॉड शेप को हम कहेंगे बैसिलस, और अगर स्फेरिकल होगा तो उसे कॉकस कहेंगे, कॉकस, और कॉमा शेप होंगे तो उसे विब्रियो, और स्पाइरल शेप होगा तो उसे स्पाइरिलम कहेंगे, स्पाइरिलम। बैसिलस, कॉकस, विब्रियो एंड स्पाइरिलम, ठीक है। देखिए ये राउंड है तो इसे कॉकस कहेंगे, राउंड वाला, ठीक है, राउंड वाला स्फेरिकल, ठीक है। और ये हो गया कॉमा शेप, नहीं ये रॉड शेप हो गया, तो इसे कहेंगे बैसिलस। ये हो गया स्पाइरल शेप तो इसे स्पाइरिलम कहेंगे। ये हो गया कॉमा शेप तो ये हो जाएगा विब्रियो। सारी जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होगा, ठीक है, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है, बाकी सारे प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। और जो अंदर फ्लूइड भरा हुआ होगा उसे कहेंगे साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है। और इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियस के अंदर, जैसे ये सेल होगी इसके अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है, ठीक है, कोई कवरिंग नहीं होती तो पता नहीं चलता कि न्यूक्लियस कैसा है, ठीक है। इसलिए ऐसे कहते हैं नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि इसके ऊपर कवरिंग नहीं होती है तो पता नहीं चलता कि कितना बड़ा है न्यूक्लियस, ठीक है। इसीलिए कहते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड, क्योंकि जब इसके ऊपर कवरिंग ही नहीं तो इसका जेनेटिक मटेरियल ही नेकेड मतलब विदाउट कवर होगा, ठीक है। नॉट इन्वेलप्ड बाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके ऊपर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो जीनोमिक डीएनए होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं जीनोमिक डीएनए, ठीक है। जीनोमिक डीएनए होता है। उसके अलावा एक और सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है आउटसाइड द डीएनए, इस न्यूक्लियस के बाहर, ठीक है, एक दूसरा सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसे हम प्लाज्मिड भी कहते हैं, इस स्मॉल डीएनए को प्लाज्मिड भी कहते हैं। प्लाज्मिड क्या होता है? एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए के बाहर प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्लाज्मिड क्या करता है? ये कुछ कैरेक्टर्स देता है बैक्टीरिया को कुछ कैरेक्टर्स देता है, जैसे रेजिस्टेंस, किसी भी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस करना, ठीक है, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, कोई भी एंटीबायोटिक का असर ना होना, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस, उससे रेजिस्टेंस हो गया है। ये क्या देता है? प्लाज्मिड इसको एक कुछ कैरेक्टर देता है, ठीक है।
आल्सो मॉनिटर द बैक्टीरिया, ये फॉरेन डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, फॉरेन डीएनए को लाने में भी हेल्प करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के में डीएनए का ट्रांसफ़र करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, इसका काम है रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक और मॉनिटर बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेशन फॉरेन डीएनए। ठीक है, ये दो वर्क हैं इसके प्लाज्मिड डीएनए के। कोई भी ऑर्गेनेल जो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं प्रेजेंट है एक्सेप्ट राइबोसोम। ठीक है, नो ऑर्गेनेल लाइक वन इन यूकैरियोट, जैसे यूकैरियोटिक सेल में जितने भी ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं उनमें से कोई भी ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम सिर्फ प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के पास कुछ अलग ही यूनिक इंक्लूजन बॉडी प्रेजेंट होती है, इंक्लूजन बॉडी प्रेजेंट होती है, अलग ही ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है, इसे कहते हैं इंक्लूजन बॉडी। ठीक है, इनके पास एक सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, इसे कहते हैं मीजोसोम, मीजोसोम कहते हैं, ये इनफोल्डिंग सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जैसे सेल मेम्ब्रेन है, ये इसका सेल मेम्ब्रेन, ये इसका सेल मेम्ब्रेन, तो अंदर की तरफ ये मुड़ जाती है, इस तरह से सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ ऐसे मुड़ जाती है, तो ये फॉर्मेशन करती है मीजोसोम का, ये मीजोसोम का फॉर्मेशन करती है, अंदर की तरफ मुड़ के मीजोसोम का फॉर्मेशन करती है। अब हम बात करते हैं सेल एनवेलप की। ठीक है, ये ज़्यादातर ये प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, पार्टिकुलरली किसमें, बैक्टीरिया सेल में, ज़्यादातर बैक्टीरिया सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेल एनवेलप ये केमिकल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, केमिकल कॉम्प्लेक्स है। सेल एनवेलप 3 लेयर का बना होता है, 3 लेयर का बना होता है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे बाहर की लेयर को कहेंगे ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर सेल वॉल, फिर उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये 3 लेयर की कवरिंग होती है, इससे तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं, सेल एनवेलप कहते हैं। सारे जो सेल एनवेलप के जो तीनों लेयर्स हैं वो अलग अलग अपना काम करती हैं। ठीक है, एनवेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन, अपना अलग अलग काम करती हैं, बट अगर ये एक तीनों को मिलाकर अगर काम करें, तीनों को मिलाकर ये तीनों प्रोटेक्शन का काम करती है, सेल के प्रोटेक्शन का काम करती है, प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। ठीक है, सबका अलग अलग काम होता है पर तीनों मिलाकर एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। ग्लाइकोकैलिक्स एक थिक होती है। ठीक है, 2 टाइप की होती है ग्लाइकोकैलिक्स, एक थिक होगी और टफ होगी। थिक मतलब मोटी होगी और एकदम टाइट होगी, तो उसे क्या कहेंगे, कैप्सूल कहेंगे। और अगर लूज है, अगर ग्लाइकोकैलिक्स लूज है, ठीक है, लूज है तो उसे कहेंगे स्लाइम लेयर। थिक एंड टफ को होगी कैप्सूल, लूज शीट तो कहेंगे हम स्लाइम लेयर। ठीक है, अब सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल ये मिडिल लेयर है, ये डिटरमाइन करता है शेप ऑफ द सेल्स, सेल को शेप देता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है सेल को के स्ट्रक्चर के अंदर, सेल के स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन में मदद करता है और बैक्टीरिया को बस्ट होने से रोकता है, बैक्टीरिया को फटने से रोकता है। ठीक है, बस्ट होने से या कोलैप्स होने से रोकता है। अब तीसरी लेयर की बात करें, इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेलेक्टिव परमेएबल होती है, मतलब ये कुछ चीज़ों को अंदर आने देती है, बाहर जाने देती है, बट सभी को नहीं आने देती, कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर आने देती, इसलिए इसे कहते हैं सेलेक्टिव परमेएबल। ठीक है, एंड इंटरेक्ट विद आउटसाइड द वर्ल्ड। ठीक है, जिसमें मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू द यूकैरियोट्स, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोट सेल में प्रेजेंट होती है, सेम स्ट्रक्चर इस प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, मीजोसोम की बात करते हैं। मीजोसोम क्या है, जो सेल वॉल है इसकी इनफोल्डिंग होती है, सेल वॉल अंदर की तरफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मीजोसोम क्या होता है, मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ एक्सटेंड हो जाती है, इसे ही मीजोसोम कहते हैं। एक्सटेंशन
तीन तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं, वेसिकल, ट्यूब्यूल्स और लैमेली। वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमेली ये होते हैं। वेसिकल्स इस तरह से गोल स्ट्रक्चर है, जैसे ये इस तरह से हो गया, ठीक है। ये जैसे ये सेल वाल है, ठीक है। अब ये नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इस तरह से मुड़ जाती है और अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर बनाती है। कुछ स्ट्रक्चर को कहते हैं वेसिकल, वेसिकल, और कुछ स्ट्रक्चर को कहते हैं लैमेली, और कुछ स्ट्रक्चर ट्यूब्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तीन तरह के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, कुछ वेसिकल्स कहलाते हैं, कुछ ट्यूब्यूल्स कहलाती है और कुछ लैमेली कहलाती हैं, ठीक है। ये सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी मदद करती हैं और इनका काम डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करना होता है और सेल की डॉटर सेल के फॉर्मेशन, जब सेल डिवीज़न होता है तो डॉटर सेल्स के फॉर्मेशन में भी ये मेसोसोम हेल्प करती हैं। ये एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सिक्रीशन में भी ये हेल्प करती हैं। इसका काम है हेल्प इन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सिक्रीशन प्रोसेस। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं, क्योंकि जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये अंदर की तरफ जब फोल्ड हो जाएगा तो ये इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अंदर की तरफ जब फोल्ड हो जाएगा तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम का फॉर्मेशन कर सके, ठीक है। बैक्टीरिया को दो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। सेल के एनवेलप के आधार पर, सेल एनवेलप के आधार पर, सेल एनवेलप के आधार पर, और किस तरह से वो रिस्पॉन्स करते हैं स्टेनिंग प्रोसेस को। स्टेनिंग क्या होता है, किसी भी उसको पहचानने के लिए, सेल को पहचानने के लिए उसके ऊपर कलर करना, ठीक है, उसके ऊपर कलरिंग करना, ये समझिए, उसे स्टेनिंग कहते हैं, ठीक है। ये स्टेनिंग किसने की थी, स्टेनिंग प्रोसीजर, ये प्रोसीजर दिया है ग्राम विज ने, ठीक है। ग्राम विज ने स्टेनिंग प्रोसीजर दिया है, ठीक है। ऐसे सेल्स जो उस कलर को ले लेंगे, जैसे उस कलर को, उस स्टेन को ले लेंगे, ठीक है, उसे कहेंगे ग्राम पॉजिटिव, और जो उस कलर को नहीं ले पाएंगे, ठीक है, उसे हम कहेंगे, जो स्टेन को नहीं ले पाएंगे उसे कहेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। जो बैक्टीरिया उस स्टेन को ले लेंगे, ठीक है, मतलब उस कलर में हो जाएंगे, तो उसे कहेंगे ग्राम पॉजिटिव। जिनके ऊपर कलर नहीं आएगा वो कहेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। फ्लैजेला की बात करते हैं। फ्लैजेला क्या होता है, फिलामेंटस एक्सटेंशन होता है। जैसे ये सेल है, सेल के ऊपर एक एक्सटेंशन होता है, इसे कहते हैं फ्लैजेला। सेल वॉल का एक्सटेंशन होता है, ठीक है। ये तीन पार्ट से मिलकर बना होता है, एक होता है फिलामेंट, दूसरा हुक और तीसरा बेसल बॉडी। ये फ्लैजेला किसका है, ये प्रोकैरियोट्स का फ्लैजेला है, प्रोकैरियोट्स का, ठीक है। ये प्रोकैरियोट्स में तीन टाइप का फ्लैजेला क्या होता है, सेल वॉल का एक्सटेंशन होता है, ठीक है। फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी तीन पार्ट में होता है। फिलामेंट क्या होता है, लॉन्गेस्ट पोर्शन, और सेल सरफेस से, जैसे ये सेल है, सेल की सरफेस से बाहर की तरफ का जो पार्ट होगा ये कहलाएगा फिलामेंट, ये हो जाएगा फिलामेंट, ठीक है, ये फिलामेंट हो जाएगा। हुक क्या होगा, बीच में अंदर की तरफ होगा बेसल बॉडी, अंदर की तरफ होगी बेसल बॉडी, ठीक है। और ये हुक क्या करेगा, फिलामेंट और बेसल बॉडी को कनेक्ट करेगा, अंदर की तरफ बेसल बॉडी होगी, ठीक है। और ये फ्लैजेला क्या करता है, बहुत से बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं तो ये उनकी मोटिलिटी में हेल्प करता है, मतलब चलने में हेल्प करता है, ठीक है। एक होता है पिलाई, PILI, पिलाई, इलांगेटेड, ये होते हैं इलांगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूब के फॉर्म में एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो स्पेशल प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसे कहते हैं पाइलिन, ठीक है, इसे पाइलिन कहते हैं। और तीसरा है फिम्बरी। फिम्बरी क्या होता है, स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। बहुत सारे ब्रिस्टल लाइक ऐसे स्ट्रक्चर बने होते हैं, ऐसे ये सेल है, इसके ऊपर ऐसे बहुत सारे ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं, इसे कहते हैं हम कहेंगे फिम्बरी, ठीक है। बहुत से बैक्टीरिया में, इन सम बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को रॉक से अटैच करने में हेल्प करते हैं, चट्टान से
अटैच होने में हेल्प करते हैं, ठीक है, चट्टान से अटैच होने में हेल्प करते हैं। प्लाई और फिम्बरी, ये दोनों सर्फ प्लाई एंड फिम्बरी ये क्या है, सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं, ये मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते हैं। जैसे फिम्बरी क्या करता है, बैक्टीरिया को रॉक से अटैच होने में हेल्प करता है, ठीक है, या किसी होस्ट टिश्यू से अटैच होने में हेल्प करता है। जब और ये सब प्लाई और फिम्बरी ये मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते हैं। राइबोसोम की बात करें प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं। इनका साइज होता है 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर, ठीक है। ये 2 सब यूनिट से, जैसे अब ये हो गया राइबोसोम, ये 2 सब यूनिट से मिलकर बनाते हैं। एक छोटी सब यूनिट होती है, दूसरी बड़ी सब यूनिट होती है। 2 सब यूनिट से मिलकर बनाते हैं। एक होता है 30S, एक होता है 30 सब यूनिट, दूसरा होता है 50 सब यूनिट, ठीक है, 30S और 50S, ठीक है। ये 38 50S मिलकर कितना बनाते हैं, 70S। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, 70। 30S और 50S, 30S प्लस 50S बन गया क्या, 70S। ये दोनों मिलकर 70S का राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। राइबोसोम क्या करता है, ये साइट है प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। राइबोसोम में प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। बहुत सारे राइबोसोम इसमें क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स में अटैच हो जाते हैं सिंगल mRNA से। ये mRNA है, सिंगल mRNA से अटैच हो जाते हैं और अटैच हो गए, जैसे ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम mRNA से अटैच होगी, ये हो गया mRNA, ये हो गया mRNA, ठीक है। अब इससे ये राइबोसोम अटैच हो गया। राइबोसोम अटैच होकर क्या बनाता है, पॉलीसोम, इसको कहते हैं पॉलीसोम, ठीक है, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। सेवरल राइबोसोम अटैच सिंगल mRNA एंड फॉर्म अ चेन, क्या कहलाते हैं, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। ये mRNA को प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। mRNA से प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब ये इंक्लूजन बॉडीज जो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती हैं, ये क्या होती हैं, रिजर्व मटेरियल होती हैं, ठीक है। ये रिजर्व जो अब कुछ मटेरियल्स को रिजर्व करके रखते हैं बॉडी प्रोकैरियोट्स से रिजर्व मटेरियल में काम करती है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है। इंक्लूजन बॉडीज रिजर्व मटेरियल को स्टोर करती हैं, रिजर्व मटेरियल को इंक्लूजन बॉडीज स्टोर करती हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है और ये फ्री होती है साइटोप्लाज्म में फ्री होता है। जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, ये इंक्लूजन बॉडी है, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, ये 3 टाइप के ग्रेन्यूल होते हैं जो इंक्लूजन बॉडीज का काम करते हैं। गैस वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है जो ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होती है प्रोटिस्ट मतलब यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में और प्लांट, एनिमल एंड फंजाई में प्रेजेंट होती है। बाकी सब में प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में कंपार्टमेंटलाइजेशन प्रेजेंट होता है, मतलब यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे कंपार्टमेंट, जैसे ये यूकैरियोटिक सेल है, प्लांट सेल की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है, इसमें अलग अलग कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, मतलब कई भागों में बढ़ जाते हैं अंदर। ये किसकी वजह से होते हैं, क्योंकि इनमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट, बहुत सारे ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, इनके ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल की वजह से ये इनमें कंपार्टमेंटलाइजेशन पाया जाता है, ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, ये सब मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। इनके अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है विद
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जबकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। यूकैरियोट है वैरायटी ऑफ लोकोमेट्री स्ट्रक्चर एंड इनके अंदर लोकोमेट्री स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है। ऐसे जेनेटिक मटेरियल कहाँ पाया जाता है, वो प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम, ये तो उसमें भी था, प्रोकैरियोट्स में भी था। सभी यूकैरियोट सेल एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। प्लांट सेल के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि सेल वॉल और अंदर प्लास्टिड और एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होती है, जबकि ये सब चीज़ें एनिमल सेल में एब्सेंट होती हैं, ठीक है। एनिमल सेल में ना ही सेल वॉल पाया जाएगा, ना ही प्लास्टिड और ना ही वैक्यूल प्रेजेंट होगी, ठीक है। एनिमल सेल में एक सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है जो ना ही प्लांट सेल में होता है, ठीक है, जो प्लांट सेल में नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये प्लांट सेल, देखिए प्लांट सेल में ये वैक्यूल है, ये वैक्यूल है, ठीक है, ये हो गया वैक्यूल। और ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये नहीं प्रेजेंट होता है, इसे एक प्लास्टिड कहते हैं। और इसके ऊपर ये सेल वॉल प्रेजेंट है, ये सेल वॉल देखिए इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें सेल वॉल नहीं होती है। इनमें ना ही वैक्यूल है, ना ही प्लास्टिड है, ना ही सेल वॉल है। इनमें देखिए सेंट्रियोल प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होता है, इसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इसकी स्टडी कब हुई थी डिटेल्ड स्ट्रक्चर, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो चुकी थी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज 1950 में हुई थी, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर देखा गया, ठीक है। सबसे पहले कौन से सेल का डिटेल स्ट्रक्चर देखा गया, फर्स्ट मेम्ब्रेन स्टडीड इज ह्यूमन आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी को सबसे पहले चेक किया गया, ठीक है। उसके बाद उसकी केमिकल स्टडी की गई, ठीक है। इससे ये पता चला कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी, सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ज़्यादातर जो प्रोटीन होते हैं वो लिपिड होते हैं, वो लिपिड वो फॉस्फोलिपिड होती है, फॉस्फोलिपिड होती है, क्योंकि लिपिड में फॉस्फेट का एडिशन कहलाता है फॉस्फोलिपिड। जब लिपिड फॉस्फेट से जुड़ जाता है तो फॉस्फोलिपिड कहलाता है। हर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के दो पार्ट होते हैं, एक होता है पोलर हेड और दूसरा नॉन पोलर टेल, एक पोलर हेड दूसरा नॉन पोलर टेल, ठीक है। जैसे ये फॉस्फोलिपिड है, ये हेड हो जाएगा पोलर हेड, इसे कहते हैं पोलर हेड, और ये हो गया नॉन पोलर टेल, ये दो टेल होती है, ये कहते हैं नॉन पोलर होता है, ठीक है। क्योंकि हेड में पोलैरिटी प्रेजेंट होगी, इसमें पोलैरिटी नहीं प्रेजेंट होगी, ठीक है। नॉन पोलर टेल प्रेजेंट होती है। पोलर हेड रिमेन टुवर्ड द आउटसाइड, ठीक है। ये जो सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ क्या होगा, हेड होगा, और अंदर की तरफ होगा टेल, अंदर की तरफ टेल होगी, ठीक है। पोलर हेड होता है हाइड्रोफिलिक, मतलब इसके ऊपर ये पानी में जा सकते हैं, ठीक है, इनको ये पानी में जा सकते हैं, इसलिए लिखते हैं हाइड्रोफिलिक। और नॉन पोलर टेल या हाइड्रोफोबिक होते हैं, कि यहाँ पानी में नहीं जा सकते हैं, ठीक है, ये पानी में नहीं जा सकते इसलिए हाइड्रोफोबिक कहते हैं, ठीक है। नॉन पोलर टेल हाइड्रोफोबिक होगी, पोलर हेड वो हाइड्रोफिलिक होगा। हाइड्रोफिलिक होने की वजह से ये बाहर की तरफ रहते हैं, जो हेड होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर पानी का कोई असर नहीं पड़ेगा। जबकि ये नॉन पोलर टेल या हाइड्रोफोबिक होते हैं, इनको पानी से डर लगता है, ये पानी में नहीं जा सकते, ठीक है। इसलिए फॉस्फोलिपिड क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड होते हैं एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक वो होते हैं जो हाइड्रोफिलिक भी होंगे, हाइड्रोफोबिक भी होंगे, वो एम्फीपैथिक कहलाते हैं। नॉन पोलर टेल ये क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर सैचुरेटेड ये हाइड्रोकार्बन होते हैं जो एक्वस एनवायरनमेंट या वाटर से प्रोटेक्ट करते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जो एक्वस एनवायरनमेंट या वाटर से प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है। इस फॉस्फोलिपिड के अलावा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। अब बाद में और इन्वेस्टिगेशन की गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो ये पता चला कि इनमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं, और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का रेशियो हर तरह के मेम्ब्रेन में अलग अलग होता है। जैसे अगर ह्यूमन आरबीसी की बात करें
तो ह्यूमन आरबीसी में प्रोटीन 52% और लिपिड 40% एंड 8% कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है इन ह्यूमन आरबीसीज। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मतलब सेल से हम कितनी ईजिली हम किस प्रोटीन को निकाल सकते हैं कि सेल के, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन कुछ अंदर होती है, कुछ बाहर की तरफ होती है, कुछ अंदर की तरफ प्रोटीन होती है, कुछ बाहर की तरफ होती है। तो किसको ईजिली निकाल सकते हैं, बाहर की प्रोटीन होगी उसी को हम ईजिली निकाल सकते हैं, अंदर की प्रोटीन को हम ईजिली नहीं निकाल सकते हैं। तो कितनी ईजिली हम किस प्रोटीन को निकाल सकते हैं उसके आधार पर प्रोटीन दो टाइप की होती है, एक होती है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक होती है इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक जो बाहर की तरफ, एक्सट्रिंसिक जो बाहर की तरफ होंगी, प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस की तरफ होंगी, एक्सट्रिंसिक होगी, और इसे हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक प्रोटीन ये पार्शियली टोटली बरीड होंगी, अंदर की तरफ होंगी, बरीड मतलब अंदर की तरफ, ठीक है। इसको हम अलग नहीं कर सकते, इजीली हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते। अब एक मॉडल दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये दिया गया सिंगर एवं निकोलसन के द्वारा, ये समझाने के लिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए ये मॉडल दिया गया, ठीक है। ये मॉडल सिंगर एवं निकोलसन द्वारा 1972 में दिया गया, ठीक है। इसे कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। लिपिड फॉर्म द फ्लूइड पार्ट, लिपिड इसमें क्या होती है, फ्लूइड पार्ट का फॉर्मेशन करती है, और प्रोटीन क्या होती है, मोज़ेक, मतलब फ्लूइड के अंदर किसी चीज़ का मोज़ेक मतलब तैरते रहना, ठीक है, जो तैरते रहना, ठीक है। तो ये लिपिड, ये बाहर की तरफ लिपिड होती है, अंदर की तरफ प्रोटीन होती है, और प्रोटीन इस लिपिड के अंदर तैरती रहती है, ठीक है, मोज़ेक का काम करती है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, लिपिड का नेचर होता है क्वासी फ्लूइड, मतलब ना ही पूरा फ्लूइड है, ना ही पूरा सॉलिड है, ना ही पूरा लिक्विड है, इसे कहते हैं क्वासी फ्लूइड, ठीक है। क्वासी फ्लूइड नेचर क्या कहलाता है, इनेबल द लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन के मूवमेंट में हेल्प करता है, प्रोटीन चाहे दूसरी जगह जा सकती है, ओवर आर बाई लेयर्स, पूरे सेल के लेयर्स में, ठीक है, पूरे सेल वॉल में, पूरे सेल वॉल के दोनों लेयर्स के बीच में, एक जैसे जो सेल वॉल होती है ऊपर एक लेयर होती है लिपिड की, नीचे की तरफ एक लेयर होती है लिपिड की, ठीक है, और अंदर की तरफ प्रोटीन होती है। तो ये प्रोटीन पूरे बाई लेयर्स के बीच में कहीं भी इधर उधर मूव कर सकती है, ठीक है। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज फ्लूइडिटी, इससे ये फ्लूइडिटी का पता लगा जाए। फ्लूइडिटी क्या होती है, मतलब कौन सी प्रोटीन कितनी तेज मूव कर रही है, ठीक है। अगर प्रोटीन किस में ज़्यादा तेज मूव करी तो उसकी फ्लूइडिटी ज़्यादा है, उस मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी ज़्यादा है, किसी मेम्ब्रेन में स्लो मूव कर रही है तो वो उसकी फ्लूइडिटी कम होती है। फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द फंक्शन लाइक सेल ग्रोथ, ये सेल ग्रोथ में भी हेल्प करता है और इंटरसेलुलर जंक्शन फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, सेक्रीशन और सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है, ठीक है। ये हो गया, ये है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन देखिए ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ है, ये हेड है, पोलर हेड है, नीचे की तरफ इसी तरह पोलर हेड है, और बीच में जो बने हुए हैं ये हैं, अंदर की तरफ जो है ये टेल है, ये टेल कहलाते हैं, ठीक है। और ये देखिए इंटीग्रल प्रोटीन है, पूरी अंदर की तरफ धसी हुई इंटीग्रल प्रोटीन है, ठीक है। ये पेरिफेरल प्रोटीन, ये पेरिफेरल प्रोटीन है। और ये देखिए कोलेस्ट्रॉल, बीच में भी येलो कलर की जो है ये कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। और ये शुगर है, प्रोटीन के साथ शुगर जुड़ी हुई है। अब हम सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन की बात करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट, मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करना इस मेम्ब्रेन के आसपास के से, इस मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है, सेल के से बाहर लेके जाना, सेल से अंदर लेके जाना, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट करना किसका काम होता है, सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन का जो सेलेक्टिवली परमेबल होती है, मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स ही अंदर आ सकते हैं, कुछ ही मॉलिक्यूल्स अंदर आ सकते हैं जो कुछ सेलेक्टिव होते हैं, ठीक है। मैनी मॉलिक्यूल्स कैन ब्रीफली मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं विदाउट कोई, बिना किसी एनर्जी के, बिना किसी एनर्जी रिक्वायरमेंट के अंदर आ जा सकते हैं, इसे कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं।
बिना एनर्जी के ऐसे ही आ जा सकते हैं, तो इसे कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो न्यूट्रल सॉल्यूट होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा अंदर आ जा सकते हैं, मतलब अंदर बाहर हो सकते हैं। अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हायर कंसंट, जहाँ जैसे यहाँ पर किसी चीज़ का हाई ज़्यादा कंसंट्रेशन है, यहाँ कम कंसंट्रेशन है, तो यहाँ से मॉलिक्यूल इधर से इधर मूव करेंगे, तो इसे कहेंगे अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अलॉन्ग द कंसंट्रेशन, जहाँ ज़्यादा है, ज़्यादा से कम में मूव करना अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहलाता है, ठीक है। अलॉन्ग द कंसंट्रेशन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, ये इसे हम सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे अगर चार्ज, कोई मॉलिक्यूल चार्ज है या आयन्स हैं, ठीक है, वो इसे इस तरह से मूव नहीं करते, सिंपली मूव नहीं कर सकते, ठीक है, सिंपली मूव नहीं कर सकते। उनको किसी प्रोटीन की कैरियर प्रोटीन, वो कोई प्रोटीन के साथ मिलकर, जैसे प्रोटीन है, इस प्रोटीन के साथ मिलकर मूव कर सकते हैं, प्रोटीन के साथ मिलकर मूव करते हैं, इसे कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। इनको प्रोटीन की हेल्प लगती है। और कुछ आयंस होते हैं जो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं, जैसे लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। कुछ होते हैं जैसे यहाँ पर कम कंसंट्रेशन है, यहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन है, तो लोअर कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, उसे कहते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। और ये जब कोई चीज़ लोअर से हायर में जाएगी तो उसमें एनर्जी भी लगेगी, एनर्जी भी लगेगी। जब हायर से लोअर में आओगे तो कोई एनर्जी नहीं लगेगी, जबकि लोअर से हायर में जाओगे तो एनर्जी भी लगेगी, ठीक है। एटीपी यूटिलाइज, ठीक है, एनर्जी यूज़ करते हैं एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। इसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जैसे सोडियम पोटेशियम पंप, ये कहलाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर डिफ्यूज़न, अगर वाटर का डिफ्यूज़न होगा किसी अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सिंपल डिफ्यूज़न अगर वाटर को होगा, ठीक है, तो उसे हम ऑस्मोसिस कहेंगे। वाटर के डिफ्यूज़न को हम ऑस्मोसिस कहेंगे। हम सेल वॉल की बात करें, यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होती है, ठीक है। ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, रिजिड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। दैट फॉर्म कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होती है। एक सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होगी? फंजाई एंड प्लांट्स में, ठीक है। ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग का फॉर्मेशन करता है। सेल वॉल सेल को शेप देता है, ठीक है, और उसको प्रोटेक्ट करता है डैमेज से, मैकेनिकल डैमेज या किसी भी तरह के इन्फेक्शन से सेल को बचाता है, ठीक है। ये सेल टू सेल इंटरेक्शन, मतलब एक सेल से दूसरे सेल के, जैसे ये सेल है, इस सेल से दूसरे सेल के इंटरेक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। और बैरियर प्रोवाइड करता है जो अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको आने जाने में। जैसे एल्गी एक प्लांट है, ठीक है, जो सेलुलोज से मिलकर बना होता है। इनकी सेलुलोज सेलुलोज गैलेक्टन्स, मैनन्स एवं मिनरल से मिलकर बनी होती है, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। इनके सेलुलोज सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स, ये 4 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। जबकि प्लांट की सेलुलोज सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। जब कोई प्लांट यंग होता है, मतलब नया होता है, तो उनमें जो सेल वॉल होती है उसे कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। ये सेल वॉल ग्रोथ कर सकती है, ये सेल वॉल ग्रोथ कर सकती है, ठीक है। और जब ग्रोथ हो जाती है तो ये क्रश करती जाती है, मतलब इसके ऊपर नई सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है जो ग्रोथ नहीं कर सकती। इसे कहते हैं हम सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। और नई जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो गायब हो जाती है, और नई सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, इसे सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। ये ग्रोथ नहीं कर सकती है। और इस सेल में, यूकैरियोटिक सेल में एक मिडिल लेमिना नाम का मिडिल लेमिना भी प्रेजेंट होता है जो कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। ये क्या करता है? मिडिल लेमिना का काम 2 सेल को जोड़ना होता है, 2 सेल्स को जोड़ना होता है, ठीक है। 2 सेल्स को जोड़ना होता है मिडिल लेमिना का काम, 2 सेल्स को, ये मिडिल लेमिना है। मिडिल लेमिना मतलब बीच में प्रेजेंट होता है एक लेमिना, इसे कहते हैं मिडिल लेमिना। इट होल्ड्स ग्लूज डिफरेंट नेबरिंग सेल्स, ठीक है। सेल वॉल एंड मिडिल लेमिना, सेल वॉल और मिडिल लेमिना ये प्लाज्मोडेस्माटा
से ट्रांसफर्ड होते हैं, ठीक है, ट्रांसफर्स होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा से। और दो, जिससे प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है, दो सेल के बीच में सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। प्लाज्मोडेस्माटा का काम सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करना होता है।